यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, नीचे ये 4 ऑप्शंस में दो दो पेयर्स दे रखे हैं, इज़ आइसोस्ट्रक्चरल। यानी इन पेयर्स में हमें ये बताना है कि कौन से पेयर्स क्या हैं, आइसोस्ट्रक्चरल हैं। ध्यान रखना यहाँ पर आइसोस्ट्रक्चरल की बात की जा रही है, आइसो जियोमेट्रिकल की बात नहीं की जा रही है। आइसोस्ट्रक्चरल यानी सेम शेप रखने वाले, यानी ऐसे पेयर्स जिनके शेप क्या हो, सेम हो। हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऐसे आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स जिनके शेप भी सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, BF4 होल नेगेटिव एंड NH4 होल पॉजिटिव। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। अगर हमें इन पेयर्स का स्ट्रक्चर पता करना है यानी शेप पता करना है, तो हमें इनके हाइब्रिडाइजेशन पता करने होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन पता करने का क्या फार्मूला होता है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स विथ सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, इसका सम होता है यानी जोड़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम NH3 मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, यानी 3 प्लस लोन पेयर्स कितने हैं, 1 है, 1, यानी इसका टोटल स्टेरिक नंबर कितना आएगा, NH3 मॉलिक्यूल के लिए 4 आएगा। इसे हम स्टेरिक नंबर कहते हैं और इसी के बेसिस पर हम जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। लेकिन हम इस फार्मूले का यूज़ तभी कर सकते हैं जब हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता हो। लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हमारे लिए ये वाला फार्मूला जो है बेस्ट रहता है, सटीक रहता है। हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन केवल वही मॉलिक्यूल्स शो करते हैं जो आपस में यानी आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए PP ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। इसीलिए S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में आयनिक बॉन्ड बनाने के कारण हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा आसानी से लिख लेते हैं। स्टेरिक नंबर यानी Sn इज इक्वल टू 1/2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम V से लिख लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स को हम M से डिनोट कर देते हैं, माइनस कैटायनिक चार्ज को हम C से, प्लस एनायनिक चार्ज को A से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर हमने स्टेरिक नंबर की जानकारी तो दे दी थी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम का मतलब होता है जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे मान लीजिए NH3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है। इसके लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे नाइट्रोजन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p3। तो इसके लास्ट शेल में है ना, सेकंड शेल में जो लास्ट शेल है उसमें टोटल कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पर M यानी मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स का मतलब क्या होता है, जो एटम्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं उनको मोनोवेलेंट एटम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें NH3 में, तो हाइड्रोजन ने जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया बॉन्ड बनाने में। यह हाइड्रोजन जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो ये क्या है, मोनोवेलेंट एटम है। इसी तरह अगर हम BF3 में देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन भी जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बोरान के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बोरान के साथ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन का यूज़ करता है, इसलिए ये भी क्या है, मोनोवेलेंट एटम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके ऊपर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होता है वो क्या होते हैं, मोनोवेलेंट एटम्स होते हैं। और ऐसे एटम्स जैसे HNO3 में ऑक्सीजन, यहाँ पर HNO3 में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग
कर रहा है तो ये बाइवेलेंट होता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, ये बाइवेलेंट होता है। और यहाँ पर थर्ड ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ खसका के 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ करवा रहा है। यानी इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन क्या है, बाइवेलेंट है। यानी ऑक्सीजन दूसरे एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है दोनों एटम्स के बीच में, उस बेसिस पर इसे जो है बाइवेलेंट कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव होती है तो ये जो है बाइवेलेंट होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर जो है क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। तो इस बेसिस पर हम मोनोवेलेंट एटम्स की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर C जो है कैटायनिक चार्ज है किस पर, मॉलिक्यूल पर। मान लो क्या है, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल पर ओवरऑल कैटायनिक चार्ज क्या है, 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। यहाँ पर A मॉलिक्यूल पर ओवरऑल एनायनिक चार्ज है, यानी मान लो BF4 1 नेगेटिव है, तो BF4 के ऊपर जो ये ओवरऑल 1 नेगेटिव है, इस एक 1 को हम यहाँ एनायनिक चार्ज की जगह रख सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे सारे ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। हमारा फर्स्ट पेयर है BCl3 एंड BrCl3, यानी बोरॉन ट्राइक्लोराइड और ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड। तो BCl3 के लिए फार्मूले में हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। बोरॉन के पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p1। बोरॉन के अंदर 2 शेल होते हैं, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। सेकंड शेल लास्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सेंट्रल एटम के बोरॉन के। अब यहाँ पर बोरॉन के साथ कितने मोनोवेलेंट एटम्स जुड़े हैं, 3, क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो है बोरॉन से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो है 3 क्लोरीन है, यानी 3 मोनोवेलेंट एटम्स हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पर BCl3 के ऊपर देखें तो ओवरऑल क्या है, 0 चार्ज है, ना तो केटायन है ना एनायन है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसको हल करने पर स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 6/2, 2 3 जा 6, यानी स्टेरिक नंबर कितना आया BCl3 के लिए, 3 आया। और हम जानते हैं जब किसी मॉलिक्यूल के लिए स्टेरिक नंबर 3 आता है तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, यानी 1 s और 2 p, यानी स्टेरिक नंबर 3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो क्या स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल की, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी BCl Cl Cl, यानी 3 एंगल वाला ट्राइगोनल और पेपर प्लेन में होता है, समतल में होता है, इसलिए BCl3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब अगर हम BrCl3 की बात करें, यहाँ पर सेंट्रल एटम ब्रोमीन क्या होता है, 7th ग्रुप का, यानी 17th ग्रुप का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हम जानते हैं इन सब हेलोजेंस के लास्ट शेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन के लास्ट शेल में यानी वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम ब्रोमीन के लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम्स कितने हो गए, 3 क्लोरीन है। BrCl3 के ऊपर ओवरऑल क्या है, 0 है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो है 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करने पर स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आया, 5 आया। और हम जानते हैं जब स्टेरिक नंबर p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 5 आता है तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, 1 s 3 p और 1 d, यानी 5 स्टेरिक नंबर। हम जानते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। हम जानते हैं ब्रोमीन के लास्ट शेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 में से इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो क्लोरीन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है,
है ना, 3 क्लोरीन होते हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे और यहाँ पर 2 लोन पेयर बच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे और यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन। यानी BrCl3 की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, यानी ये 3 एंगल वाला ट्रायंगल और ये एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, यानी ट्राइगोनल और बाय पिरामिडल। तो ये तो हो गई BrCl3 की ज्योमेट्री। लेकिन हम जानते हैं स्ट्रक्चर में जो है लोन पेयर्स को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर हम BrCl3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर हटाने पर BrCl3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो BCl3 का स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया और यहाँ पर BrCl3 क्या हो गया, टी शेप का हो गया। यानी यहाँ पर दोनों के हाइब्रिडाइजेशन भी अलग हैं और इन दोनों पेयर्स के शेप भी अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं हैं। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन बी में ये 2 पेयर हैं NH3 एंड NO3, ओवरऑल 1 नेगेटिव, यानी नाइट्रेट। अब यहाँ पे हम सब चीज़ डायरेक्ट करते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत कुछ जानकारी ले ली है। यहाँ पर अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर जो है मोनोवेलेंट एटम 3 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर NH3 के ऊपर ओवरऑल 0 है, ना तो केटायन है ना एनायन है, तो यहाँ पर जो है 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी स्टेरिक नंबर क्या आया, 4 आया। और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 एक s और 3p, है ना, 4 स्टेरिक नंबर। हम जानते हैं जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन जो है 3 तरफ हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और एक तरफ क्या होता है, इस पर एक लोन पेयर बच जाता है। तो NH3 की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, एक तरफ क्या है, लोन पेयर है और 3 तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ना होकर क्या होता, हाइड्रोजन अगर होता, तो यहाँ पर एक्यूरेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती और हर एंगल क्या होता, 109 डिग्री 28 मिनट का होता। सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते, क्योंकि चारों तरफ 4 हाइड्रोजन सेम एटम होने से एक दूसरे को बराबर रिपील करते और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते, जिससे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बन जाता। लेकिन यहाँ पर इस लोन पेयर की वजह से वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वर्क करती है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपील करेगा, जिससे ये तीनों हाइड्रोजन बेंट होके नीचे की तरफ झुक जाएंगे, जिससे इनके बीच एंगल अप्रोक्सीमेट 107 डिग्री का रह जाएगा और ये एक पिरामिड की तरह दिखने लगेगा। यानी इस लोन पेयर की वजह से NH3 पिरामिडल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम NH3 की ज्योमेट्री की बात करें तो ये तो टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोन पेयर है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रक्चर में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो NH3 का स्ट्रक्चर यानी शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। अब हम NO3 1 नेगेटिव की बात करेंगे। NO3 1 नेगेटिव के लिए यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, बाइवेलेंट होता है, यानी M की जगह 0 आ जाएगा। यहाँ पर NO3 के ऊपर कोई केटायन नहीं है, यानी यहाँ पर 0, और यहाँ पर जो है एनायन क्या है, ओवरऑल 1 है, यानी NO3 के ऊपर एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर एनायन की जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, ये दोनों वैल्यू ख़त्म। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पर स्टेरिक नंबर क्या आया,
3। और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 एक s और 2p स्टेरिक नंबर 3। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या करता है? एक और ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर अभी बच गया है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं। तो नाइट्रोजन क्या करता है? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, यानी अपने एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ खसका कर जोड़ लेता है। चूँकि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं, यानी नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खसकाया? ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए इसे डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, दाता बंध। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन में क्या है? सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इनके सर पे यहाँ पर जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है वो किसका है? ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन का है, यानी ये नेगेटिव चार्ज किसका है? इस ऑक्सीजन का है। हो सकता है ऑक्सीजन के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यानी NO3 के ऊपर ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, ये जो है हाइड्रोजन से मिला हो सकता है ये NO3 पहले क्या हो? HNO3 हो, नाइट्रिक एसिड हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन के H+ की तरह निकलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन छोड़कर गया हो। तो यहाँ पर NO3 1 नेगेटिव का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर NO3 का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? यहाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन हो गया, यानी यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के स्ट्रक्चर क्या हैं? अलग अलग हैं और इनके हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर ऑप्शन सी के पेयर की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट हल कर देंगे, हम डिटेल तो बता ही चुके हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूले से NF3 का स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 4 आएगा, और BF3 का स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो NF3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3, और BF3 में क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर रहता है। तो NH3 की तरह इसका स्ट्रक्चर भी पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम BF3 में देखें तो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तरफ जो है सेम डिस्टेंस पर, यानी 120 डिग्री के तीनों एंगल हो जाएंगे, और BF3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा या ट्राइंगुलर प्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ना हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आइसो है, ना यहाँ पर शेप जो है यानी स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चरल है, यानी हमारा सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम फोर्थ ऑप्शन को अगर चेक करें तो बोरान टेट्राफ्लोराइड ओवरऑल 1 नेगेटिव, और ये यानी NF4 ओवरऑल 1 पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम बोरॉन टेट्राफ्लोराइड ओवरऑल 1 नेगेटिव के लिए अगर देखें तो सेंट्रल एटम बोरॉन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं? 4 फ्लोरीन हैं। यहाँ पर कोई कैटायन यानी कोई पॉजिटिव नहीं है मॉलिक्यूल के ऊपर, और यहाँ पर जो है ओवरऑल 1 नेगेटिव, यानी मॉलिक्यूल के ऊपर जो है एक एनायन है, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आया? 4 आया। जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 एक s और 3 p। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। हम जानते हैं बोरॉन के लास्ट शेल में
3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक और फ्लोरीन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे फ्लोरीन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। यानी यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस फ्लोरीन का कंप्लीट, इस फ्लोरीन का कंप्लीट, लेकिन बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है यानी सेक्सटेट है, और इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये बोरॉन क्या करता है, इस चौथे फ्लोरीन जिसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ये जो BF4 के पास एक्स्ट्रा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये क्या है, ये इस फ्लोरीन के पास है, यानी इस फ्लोरीन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो यहाँ पर फ्लोरीन अपने इस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन की तरफ शिफ्ट कर देता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दान करके बोरॉन के साथ डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह से बोरॉन और फ्लोरीन के बीच ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। इस तरह से बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से बोरॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हम बोरॉन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर में क्या है, बोरॉन है, एक तरफ फ्लोरीन है, फिर इस तरफ एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, और यहाँ पर एक फ्लोरीन है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम की बात करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूले में अमोनियम आयन के लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के यानी सेंट्रल एटम के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोनोवेलेंट एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर केटायन जो है 1 है, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एनायन 1 भी नहीं, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनायन की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी यहाँ पर स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन S1 और 3p। हम जानते हैं जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर जो है सेंटर में क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, सबसे लास्ट शेल में यानी वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक तरफ एक हाइड्रोजन से कोवेलेंट, एक तरफ एक हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड, और एक तरफ से एक हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंडीशन भी क्या होती है, स्टेबल होती है। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन यानी एक H+ बच गया है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देता है। इस एक इलेक्ट्रॉन के आने से इस प्रोटॉन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है, और ये नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को डेटिव बॉन्ड से यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ लेता है। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ खसकाया तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम अमोनियम आयन को किस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से बिग ब्रैकेट में, और इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर अमोनियम आयन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेंटर में नाइट्रोजन और चारों तरफ जो है 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी इस तरह से अमोनियम आयन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो BF4 1 नेगेटिव और NH4 1 पॉजिटिव में दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, यानी दोनों टेट्राहेड्रल हैं, यानी दोनों के शेप एक जैसे हैं, यानी ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हो गए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, यानी sp3 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।